हेलो, हाय एवरीवन। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करना और उन्हें प्रोसिक्यूट करना। अब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किस किस तरीके का हो सकता है? ये या तो जिनोसाइड हो सकता है, जिनोसाइड जिसे नरसंहार कहते हैं, या वॉर क्राइम्स हो सकता है, या फिर क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन हो सकता है। कुछ अगर मैं एग्जांपल्स अगर आपको बता दूं तो जैसे जर्मनी में ज्यूज़ के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, या फिर रवांडा में जो जिनोसाइड हुआ था 1994 में, जिसमें तुत्सी ट्राइब के लोगों को हुतू ट्राइब के लोगों ने मार दिया था। करीबन 8 लाख लोगों की हत्या कर दी थी यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। अब ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बनाया गया है, ये क्या करता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम्स है डिफरेंट नेशंस में, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि पहले जो एक्शन लिया जाएगा वो एग्जिस्टिंग स्टेट के जुडिशियल सिस्टम के द्वारा लिया जाएगा। किसी भी देश में अगर कोई ऐसी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की घटना होती है तो पहले उस देश की जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी। अगर उस देश की जुडिशरी एक्शन नहीं ले पा रही है या फिर नहीं लेना चाहती है, अनविलिंग है या फिर अनेबल है, तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बीच में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा आपको पता चल गया। अब देखिए, कोई भी जब बॉडी बनती है तो इसके पीछे एक लॉ होता है, एक बैकिंग होती है। एक लॉ की बैकिंग होती है जिसके बेसिस पे बॉडी बनती है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, इसकी बैकिंग है रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट ऑफ 2002। ये जो रोम स्टैट्यूट है ये 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ था। ये क्या है? ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल ट्रीटी का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस एक साथ आते हैं और एक ट्रीटी को साइन करते हैं। और आईसीसी का ये फाउंडेशनल गवर्निंग डॉक्यूमेंट है। ये मैंने आपको बताया कि इसी के बेसिस पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो काम करता है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नेदरलैंड में है। अब मैंने आपको हेडक्वार्टर का फंडा समझाया था। हेग जो जगह है ये काफ़ी फेमस और यूनिक है। हेग में क्या है? हेग में ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इन तीनों के हेडक्वार्टर्स आपको यहीं मिलेंगे। तो आपको हेडक्वार्टर में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले जो लेक्चर्स है वहाँ पे हेग कन्वेंशन पीस पैलेस जो 1907 में बनाया गया था हेग में, उसके बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्या ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है? नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा देश एक साथ मिलके आते हैं और वो एक बॉडी का निर्माण करते हैं, उसे इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कहते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। ये कुछ देशों ने मिलके बॉडी बनाई हुई है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके एट प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? एट प्रेजेंट इसके मेंबर्स हैं 123 मेंबर्स। अब देखिए, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई भी जो बॉडीज़ होती है तो इनका जो लॉ का एम्बेड होता है, मतलब जो दायरा होता है, ये उन्हीं पे लगता है जो देश इसके मेंबर्स हैं। तो जैसे ये 123 देश जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी करेगा इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में इन्वॉल्व है, वो सिर्फ ये जो 123 देश है, अगर यहाँ पे क्राइम हो रहा है तो उन्हीं पे कर सकता है। या फिर इन देशों के अगर वो मेंबर्स हैं, वो लोग इंडिविजुअल्स अगर इन देशों को बिलोंग करते हैं तो ही वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उन क्राइम्स को, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब और कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए? क्या इंडिया इसका पार्ट है? नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया ने अब तक रोम स्टैट्यूट जो है उसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया के साथ साथ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चाइना भी इसका पार्ट नहीं है। चाइना भी नहीं है और यूएस पहले इसका पार्ट हुआ करता था, मगर अब यूएसए भी इसका पार्ट नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा क्या इस बॉडी को फंडिंग यूनाइटेड नेशन से मिलती है? अब देखिए, ये जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है और ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? इसके पास पैसा वहीं से आएगा जो इसके स्टेट्स जो मेंबर है वहीं मिल बांट के पैसा लाएंगे, जुगाड़ करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इस बॉडी में। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है आत्मनिर्भर है। इसके पास यूनाइटेड नेशन से भी पैसा नहीं आता, मतलब इट इज़ नॉट फंडेड थ्रू यूनाइटेड नेशंस। तो ये पॉइंट्स हमने देख लिए थे, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस बॉडी इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है इससे रिलेटेड। इसके अलावा इस बॉडी के नेगेटिव्स क्या क्या है, मतलब ड्रॉबैक्स क्या क्या है? जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसकी कोई खुद की पुलिस नहीं है, खुद की कोई पुलिस नहीं है और खुद की कोई एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसने कोई वर्डिक्ट दे दिया और
वो वर्डिक्ट इम्प्लीमेंट हो 100%, ये जो बॉडी है ये गारंटी नहीं कर सकता। इसके अलावा इसका जो जुरिसडिक्शन है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए जितने भी जो क्राइम्स है ये 1 जुलाई 2002 या उसके बाद हो रहे हो तो उन्हीं पे ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इस डेट के पहले अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम पे इस बॉडी का जुरिसडिक्शन नहीं बैठता। तो इसे कहते हैं हैविंग नो रेट्रोस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन, मतलब जिस तारीख से लागू हो रहा है उसी तारीख से काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा ये डेथ सेंटेंस को इम्पोज नहीं कर सकता। मैक्सिमम जो सेंटेंस दे सकता है ये, मैक्सिमम जो सज़ा दे सकता है ये 30 साल का है। इसके अलावा ये बॉडी अगर किसी की एज 18 साल से कम है और उसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है तो उसको भी ये प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से फंडे थे, बेसिक से फंडे थे जो हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देख लिए। ये इतनी बेयर मिनिमम आपको नॉलेज होनी चाहिए अभी एट प्रेजेंट। अगर कोई डेवलपमेंट होता है आगे तो वो आपको न्यूज़ में दिखता रहेगा, वो आप आपके नोट्स में ऐड कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करनी है, आपको ये जो तीनों बॉडी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन तीनों का एक बार कंपैरिजन कर लेना है। आप एक बार कंपैरिजन कर लेंगे तो आप इन तीनों बॉडीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यूएन का पार्ट है कि नहीं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, एम्बिट क्या है, यूएन से फंडिंग आती है कि नहीं, कौन सा स्टैट्यूट कौन सा लॉ लागू होता है कौन सी बॉडी के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या भारत इसका पार्ट है कि नहीं, पीसीए का पार्ट है कि नहीं, आईसीसी का नहीं है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे तो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बढ़िया से बन जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।